नमस्ते। आज हम बात करते हैं रोमांसवाद के बारे में। इससे पहले नवशास्त्रीयवाद के बारे में जब आप बात कर रहे थे तो नवशास्त्रीयवाद की जो मूल उसके पीछे जो प्रेरणा थी उस प्रेरणा के बारे में भी अपन ने जाना है। और वो प्रेरणा थी कि कला के अपने कुछ तर्क होते हैं, कुछ तार्किक उसका आधार होता है और वो तार्किक आधार उन्होंने ग्रीक यूनानी शास्त्रीय शैली से प्राप्त किया। रोमांसवाद में इसके विपरीत एक नई विचारधारा उभर कर आई और उसका आधार था कि दिल के भी अपने कुछ तर्क होते हैं, तो कला को मन के भावों के अनुसार भी चित्रित किया जाना चाहिए। अब ये समय एक ऐसा था जिसमें नवशास्त्रीयवाद भी जैसे उद्भूत हुआ, तो ये समय एक ऐसा था कि जिसमें कलाकारों ने और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों ने एक लंबी सांस्कृतिक दास्तां झेली थी या निभाई थी, और इस काल में आकर वो अपने आप को स्वतंत्र इकाई के रूप में या स्वतंत्र विचार के रूप में या स्वतंत्र एक व्यक्तित्व के रूप में वो अपने आप को देखने लगे थे और अपना जीवन भी उसी ढंग से जीने लगे थे। अब उनके जो स्वयं का जो विचार था, स्वयं का जो दृष्टिकोण था, स्वयं की जो रुचि थी, उसको लेकर वो काम करना चाह रहे थे। पर नवशास्त्रीयवाद एक ऐसी घटना स्वरूप एक ऐसा वाद उनके हिस्से में आ गया जिसने वापस उसको पुरातन परंपरा में ले जाकर खड़ा कर दिया, और वो पुरातन परंपरा थी वापस ग्रीक शास्त्रीय कला। हालांकि उसका सामने आना अनायास उत्खनन में और उनकी जो जीवन शैली, शासकीय जो जीवन शैली थी जिसमें अभिजात्य वर्ग का जो अपने आप को समाज के सामने पेश करने का तरीका था, उसमें साज सज्जा का बड़ा महत्व था। और साज सज्जा अपने पुरातन स्वरूप वापस रोमन और ग्रीक आर्ट के मोनूमेंट्स को लेकर काफ़ी उसमें लोगों की रुचि रही। तो वो रुचि और शास्त्रीय कला के जो ग्रीक आर्टिफैक्ट्स मिले और उन पर वहाँ के बुद्धिजीवियों ने जो लेख और लिखे उसके कला सौंदर्य के बारे में, वो इन सब घटनाओं से एक नवशास्त्रीयवाद उभर कर आ गया। लेकिन मूलतः मानव और कलाकार उस वक्त अपने आप को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने आप को महसूस कर रहा था। और यही कारण था कि नवशास्त्रीयवाद ज़्यादा समय तक चल न सका। कारण जब इंसान, समाज एक नए आधुनिक दौर में प्रवेश कर रहा हो और उसी समय वापस उसको पुरातन स्थितियों में ले जाकर खड़ा कर दे, तो एक घटनावश कुछ समय के लिए उसके साथ वो ज़रूर जुड़ा रह सकता है, लेकिन लंबे अंतरकाल तक वो उसको साथ लेके नहीं चल सकता। और यही नवशास्त्रीयवाद के साथ में हुआ। नवशास्त्रीयवाद अपने पुराने पारंपरिक परिवेश में जाकर खड़ी हो गई और उस वक्त के जो समाज और व्यक्ति था वो बिल्कुल आधुनिक था, और कला वापस पुरातन की ओर चली गई। तो वो जो ग्रीक आदर्श थे उसमें एक तर्क संगति थी, एक कठोरता थी, और उस कठोरता ने और वो पुराने जिनको वो काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे उन विषयों को लेकर जो चित्रण होने लगा, उसके प्रति धीरे धीरे आकर्षण कम होने लगा और नवशास्त्रवाद की तरफ उनका रुझान गया। और नवशास्त्रीयवाद के विरोध में रोमांसवाद का कहना था कि
दिल के भी अपने कुछ तर्क होते हैं, तो हमें अपने मन की बात को सुनकर भी कला का निर्माण करना चाहिए। ये समय एक ऐसा था जिसमें एक फ्रांस दार्शनिक थे जीन रूसो, जिसे रूसो के नाम से जाते हैं। 1712 से 1778 तक का उनका काल रहा और बड़े नामी गिरामी दार्शनिक हुए रूसो के नाम से। उनका जो दृष्टिकोण था वो पुरातन परंपराओं के विरोध में ही था। उन्होंने एक नई चीज़ दी कि मानव में जन्मजात कोई बुराई होती नहीं है और उसमें एक स्वाभाविक नैसर्गिक विकास का मौका देना चाहिए, और यह आवश्यक है कि समाज के अंदर अच्छाई और नेकी बनी रहे, उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन वो नैसर्गिक विकास के साथ में उसका स्वाभाविक विकास हो, न कि व्यक्ति और उन्होंने तो व्यक्ति के लिए ही कहा, दार्शनिक थे, व्यक्ति और समाज के ऊपर वो पुरातन परंपराएं थोपी जाए जो उन्होंने वर्षों पहले ओढ़ रखी थी और तात्कालीन परिस्थितियों के अंदर स्वरूप बदल चुका था, जीने का, सोचने का, रहने का। तो अब उन पुरातन परंपराओं का बोझ व्यक्ति और समाज पर नहीं डाला जाना चाहिए। व्यक्ति को और समाज को स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से विकास का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि उनका मानना था कि समाज के अंदर शांति और सुख की स्थापना हो, उसके लिए समाज को और कलाकार को, साहित्यकार को, बुद्धिजीवी को दीक्षित होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, उसका अच्छा सा बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। लेकिन वो बौद्धिक विकास उस पर किसी चीज़ को थोप कर नहीं, बल्कि उसके नैसर्गिक विकास में, स्वाभाविक विकास के साथ में उसकी उन्नति होनी चाहिए। परंपरागत विचारों एवं आदर्शता को अगर समाज और व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाते हैं, थोपते हैं, तो उससे एक सृजनशील सफल व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता। क्यों कि व्यक्ति और समाज के अंदर जो संभावनाएं हैं, सहजभूत संभावनाएं हैं, वो सहजभूत संभावनाएं पारंपरिक और प्राचीन मान्यताओं को थोपने से वो कुंठित हो जाती है, दब जाती है और उसका स्वाभाविक विकास हो नहीं पाता, और इससे समाज के अंदर अशांति और संघर्ष बढ़ता है। अब समाज के अंदर अगर अशांति और संघर्ष बढ़ेगा तो उसका प्रभाव कला पर भी पड़ेगा। और दार्शनिक जो एक समाज का पूरे का चिंतन करते हैं और समाज को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, वो एक जब नीति निर्धारण करते हैं तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है, क्योंकि बुद्धिजीवी की बात समाज के लिए स्वीकारोक्त होती है। तो उस स्वीकार्यता के साथ में जो उस वक्त के महान दार्शनिक रूसो ने कहा, उसके अनुसार समाज में प्रभाव पड़ा और कलाकारों ने भी उस बात को बहुत ध्यान से समझा। तो मूल रूप से रोमांसवादी कला, जैसे रोमांसवादी कला का नाम जैसे रोमांटिसिज्म, ठीक है, और रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में रोमांसवाद कहते हैं, और ये एक फ्रेंच शब्द है रोमा। रोमा का मतलब होता है कथा, रोमन फ्रेंच में रोमा का अर्थ हुआ कथा। तो उन्होंने विषयों के रूप में जिन कथाओं का चयन किया वो अब रोमन और ग्रीक पौराणिक विषय नहीं थे, वो थे एडवेंचरल, साहसिक विषयों को लेकर, कल्पनाओं को लेकर, परियों की कल्पनाओं को लेकर भी उन्होंने चित्रण किया। तो मूल रूप से रोमांटिसिज्म साहसिक गतिविधियों, रोमांस और रोमांचपूर्ण घटनाओं, विषयों को लेकर किया जाने वाला एक वाद था, जहाँ पर नैसर्गिक भावनाओं के द्वारा कला निर्माण होता था। यानी अब कलाकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था,
हालांकि नवशास्त्रीयवाद से पहले कलाकार अपने आप में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन परिस्थितिवश नवशास्त्रीयवाद में वापस उसको पुरातन मान्यताओं में जाना पड़ा। लेकिन उसने उसका धीरे धीरे उसने परित्याग किया और वापस नैसर्गिक जीवन की तरफ वो बढ़ने लगा। अब उनके लिए पौराणिक मान्यताओं और पौराणिक जो तर्क संगति रूप निर्माण था कला का, उससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया और एक नए ढंग से नैसर्गिक स्वभाव से उन्होंने एक नए इज्म को जन्म दिया। वो था रोमांसवाद। रूसो का ये मानना था कि कला कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, वह हमेशा अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास मात्र करती है। यानी आज जिस कला की पूर्णताओं को उसने प्राप्त कर लिया है, परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है, उस शिखर को प्राप्त कर लिया है, वो शिखर कुछ समय पश्चात शिखर नहीं रहता। कला फिर नए आयाम की तरफ बढ़ने लगती है। वो उस वक्त की तत्कालीन मान्यताएं, उस वक्त की तत्कालीन परिमाप, उस तत्कालीन उसके जो पैरामीटर्स है, पैमाने हैं, वो अब बदल जाते हैं और वो एक नए स्टाइल में अपने आप को, नए फॉर्म में अपने आप को आगे बढ़ाती है। यानी कला कभी भी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, अपितु पूर्णता प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करती रहती है। समय और स्थिति के अनुसार उनके आदर्शों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और यही कारण है कि आधुनिक चित्रकला के अंदर एक इज्म के बाद में दूसरे इज्म का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई। पुराने इज्म का, इससे पहले जो इज्म चल रहा था उसमें क्षरण हुआ, क्षति हुई, उसका वो समाप्त हुआ। फिर एक नया इज्म, नए आदर्श, नए मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यह मान लेना कि कला कभी अपने एक पूर्ण शिखर पर जाकर समाप्त हो जाएगी, यह कभी होता नहीं है, न होगा। कला हमेशा पूर्णता के लिए प्रयत्नशील रहेगी। वो किन्हीं परिस्थितियों के अंदर अपनी पूर्णता के मापदंड पर खरा उतरेगी तो आगे आने वाले काल में उसी पूर्णता को वो अपूर्ण मानते हुए फिर नए पूर्ण परिमापों के लिए प्रयत्न करने लगेगी। ये एक वो प्रक्रिया है जिसमें कला हमेशा नए आदर्शों की खोज करती है और बार बार करती है, और यही कारण है कि कला उत्तरोत्तर अलग अलग इज्म के साथ में वो अपनी कला यात्रा जारी रखती है। यानी कला की यात्रा कभी भी समाप्त नहीं होती, वो निरंतर लगातार अपने आप को पूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयास करती रहती है। तो ये एक मोटा मोटी रोमांसवाद के बारे में था कि रोमांसवाद जो था वो नवशास्त्रीयवाद की में जो तर्क संगतता का दोष था और पौराणिक और प्राचीनता का बोझ को लिए वो जो चल रही थी, उसके विरोध में उन्होंने भावात्मक रूप से, उन्होंने कहा दिल के भी अपने तर्क है, तो भावात्मक रूप से उस कला को निर्माण होना चाहिए और समाज में जो आज की तारीख में जो घटित हो रहा है उन विषयों को लेकर भी काम किया जाना चाहिए। अब चूँकि कला में आकर्षण हो, रुचि हो, इसके लिए उन्होंने कि कला अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कैसे करे, उसमें एक आकर्षण का भाव कैसे पैदा हो, लोग उसकी तरफ आकर्षित कैसे हो, तो उन्होंने विषयों के रूप में ऐसे विषयों को लिया जिसमें कौतूहल विषय के रूप में ही होता है। जैसे रोमांसकारी घटनाओं को लिया, जैसे आपने एक चित्र के बारे में कभी सुना होगा कि मेदुसा का बेड़ा, वो समुद्र के अंदर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। वो एक अलग घटना थी कि वो डूब गया और उसमें लोग मारे गए, उसका उन्होंने चित्रण किया। लेकिन ऐसी साहसिक घटनाओं को लेकर अनेकों उन्होंने चित्रण किए। उनका मानना था कि केवल कला, रोमांसवादियों का यह मानना था कि कला अगर केवल बुद्धिनिष्ठ हो गई तो वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बुद्धिनिष्ठ और अधिक नियमबद्ध होने के वजह से कला की जो सहज चेतना है, जो अपने आप को पोषित करती है कला को, खुद को,
वो सहज चेतना उसकी समाप्त हो जाएगी और उससे कला में दोष आ जाएगा। तो उन्होंने एकदम निर्भीक होकर, अब निर्भीक होने का मतलब है पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करते हुए